गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चर्चा कर रहे थे अध्याय 2, हमने गॉस के अनुप्रयोग पढ़े थे। अब देखिए अपना जो अगला टॉपिक है इसी से संबंधित वो क्या है, आवेशित चालक की सतह पर बल एवं दाब ज्ञात करना। तो देखिए अपना अगला टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर बल एवं दाब याद करना है। बल एवं दाब याद करना। तो आवेशित चालक के रूप में मान लेते हैं कि ये कोई गोले को समान लीजिए, ठीक है। इसको आवेश वितरण पृष्ठीय आवेश वितरण होता है। क्या होता है? पृष्ठीय आवेश वितरण। मान लीजिए dq आवेश दिया हमने, क्या आवेश दिया है? dq, जो पृष्ठ के अंदर इसका होता है वितरित होता है। अब इस पृष्ठ पर हम दो बिंदु लेते हैं P1 और P2। एक तो केंद्र के लेते हैं P2 और P1 इसकी सतह के लिए लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस चालक को दो भागों में विभाजित करते हैं, A और B। इतना सा भाग जो है ये है AB, ये भाग, ठीक है। और ये एक बड़ा भाग रह गया मान लीजिए ACB, ठीक है। अब देखिए इसमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा देखते हैं पॉइंट P1 के लिए। तो P1 पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों के लिए क्या रहेगी? अल्पांश भाग और वृत्त भाग दोनों की द्वारा दिशा ये रहेगी, ठीक है ना। मान लीजिए वो है E1, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? E1 द्वारा व्यक्त की गई है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए बिंदु P2 के लिए, तो इसकी दिशा जो होगी छोटे भाग के द्वारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता है E1 और बड़े भाग के द्वारा E2। तो P1 पॉइंट के लिए दोनों की दिशा E1 E2 अर्थात छोटे भाग द्वारा और बड़े भाग द्वारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा क्या है? P1 पॉइंट के लिए एक ही है। लेकिन पॉइंट P2 के लिए देखते हैं तो E2 के द्वारा विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी और E1 और जो अल्पांश भाग है उसके द्वारा ये होगी। तो दिशा क्या होगी? एक दूसरे की विपरीत होगी, ठीक है ना। तो आपको इससे संबंध क्या ध्यान रखना है कि P1 पॉइंट के लिए अल्पांश और वृत्त भाग दोनों के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 उत्पन्न होती है वो आपको पता है कि दोनों की दिशा P1 पॉइंट के लिए क्या रहेगी? एक समान रहती है। लेकिन P2 के लिए जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 और E1 है अल्पांश भाग के लिए, E2 है वृत्त भाग के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो पॉइंट P2 के लिए जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा होगी वो एक दूसरे क्या होगी? विपरीत होगी। तो देखिए आवेशित चालक सतह पर बाह्य भाग पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी? तो देखिए आवेशित, हमारे अनुसार हमने जो उपयोग पढ़ा है उसके अनुसार आवेशित चालक की सतह पर आवेशित चालक सतह के लिए बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो सतह के लिए हमने निकाला था, मान लीजिए EP1 द्वारा लिख रहे हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1 आ गई है। सतह के लिए होता है गोलीय कोश का अनुप्रयोग आपने पढ़ा था गॉस नियम में, तो उसके लिए उसके द्वारा यह है। इसी प्रकार आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है? शून्य होता है। खोखला होता है क्योंकि आवेश उपस्थित नहीं होता है के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो EP2, तो हमारे अनुसार परिणाम विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। समीकरण नंबर क्या आ गई? ये 2 आ गई कि आवेशित चालक सतह के लिए बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता और आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो सतह पर EP1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और P2 है वो इसके अंदर है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए चालक को चित्रानुसार अल्पांश भाग AP और ACB में विभाजित किया जाता है, ठीक है ना। और बिंदु P पर दोनों भागों के कारण विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता है वो क्या है? एक समान है। तो P1 पर देखते हैं तो EP1 बराबर E1 प्लस E2 कि ACB और AB दोनों के द्वारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो दिशा है पॉइंट P1 के लिए एक समान है। तो E1 प्लस E2। समीकरण नंबर 3 आ गई।
लेकिन P2 के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है E1 और E2 की दिशा एक दूसरे क्या है, विपरीत है। E1 माइनस E2 दिशा विपरीत है तो माइनस में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समीकरण 2 से ए P2 की वैल्यू रखिए, तो समीकरण 2 है 4 से, समीकरण 2 है समीकरण 4 से। तो समीकरण 2 क्या कहती है, ए P2 की वैल्यू क्या है 0, तो E1 माइनस E2, तो E2 बराबर E1। समीकरण नंबर 5, तो E2 और E1 आपस में क्या गए, बराबर आ गए। तो समीकरण 3 में ये वैल्यू रख दो, तो क्या करेंगे, समीकरण 3 और 5 से, समीकरण 3 है समीकरण 5 से। तो देखिए समीकरण 3 ये है, तो E2 के स्थान क्या रख सकते हैं, E1 रख सकते हैं। तो EP1 बराबर E1 प्लस E1, EP1 बराबर 2E1 हो गया। समीकरण 5 आ गई। EP1 की वैल्यू क्या है, समीकरण 1 में देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो EP1 की वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो समीकरण 1 और समीकरण 6 से, तो EP1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आएगा 2E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E1 की वैल्यू निकालें, क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले हमने E1 की वैल्यू निकाली है, तो हमने क्या लिया कि एक आवेशित गोलीय कोश लिया जिसको दो बिंदु P1 और P2 लिए। P1 है सतह के लिए और P2 है इसके आंतरिक भाग के लिए। अब आपको पता है आंतरिक भाग के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है, 0, इसलिए P2 की वैल्यू क्या लिखी थी 0, और P1 सतह के लिए लिया है, तो गोलीय कोश के अनुप्रयोग द्वारा EP1 की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इस आवेशित तल को हमने दो भागों में किया, एक तो अल्पांश भाग ए बी लिया और एक वृत्त भाग ए सी बी लिया है। तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्रमशः E1 और E2 उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है, E1 और E2 उत्पन्न हो रही है। तो ए बी भाग और ए सी बी भाग द्वारा बिंदु P1 के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा क्या होती है, एक समान होती है। तो क्या लिख सकते हैं, EP1 इक्वल E1 प्लस E2। लेकिन पॉइंट P2 के लिए यदि देखते हैं, अल्पांश भाग AB और वृत्त भाग ACB इनके द्वारा उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र तीव्रता की जो दिशा होती है दूसरे क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो क्या लग जाएगा, माइनस। ठीक है। अब आपके पास EP2 की वैल्यू पहले थी या नहीं थी, 0, वो रख दीजिए। तो E2 बराबर क्या गया, E1 आ गया, नहीं आ गया। ये जो E2 की वैल्यू आपके पास है, ये वो समीकरण 3 में रखिए, रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। EP1 बराबर क्या गया, 2E1। यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि EP1 की वैल्यू क्या थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी ना, तो वो वैल्यू रखिए। E1 की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना आ गया, नहीं आ गया। अब आगे हल करते हैं, देखो लगने वाले बल की विवेचना करते हैं। तो देखिए आपके पास E1 की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए AB भाग और लगने वाला बल निकालते हैं कि ACB के द्वारा AB भाग को जो बल लगता है उसकी हम गणना करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, ये समीकरण 7 है, ये ध्यान रखना। तो आपको इतना पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता से संबंधित तो बल में क्या संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है, वो आपको E बराबर F अपॉन Q होता है या नहीं होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता सूत्र से E बराबर F अपॉन Q। अल्पांश आवेश दिया है तो अल्पांश ही बल उत्पन्न होगा, होगा या नहीं होगा। और हमारे पास इस पर उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र क्या है, AB भाग पर E1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से DF की वैल्यू निकालते हैं, तो DF बराबर क्या जाएगा, E1 DQ। ठीक है, समीकरण नंबर 8। E1 की वैल्यू है वो रख दीजिए समीकरण 7 में 8 से, समीकरण 7 में 8 से। तो DF बराबर क्या गया, E1 की वैल्यू क्या दे रखी है समीकरण 7 में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं, इनटू DQ। अब चूंकि आपको पता है चालक पर आवेश वितरण कौन सा हो रहा था, पृष्ठीय हो रहा था, और पृष्ठीय आवेश वितरण से संबंधित घनत्व का सूत्र क्या होता है, DQ अपॉन DA होता है, नहीं होता है। DQ की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो DQ बराबर क्या आएगा, सिग्मा DA। इसलिए DF बराबर तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, DQ की ये वैल्यू रखिए क्या है, सिग्मा DA। ठीक है,
ये डी क्या है, क्षेत्रफल, कि जिस क्षेत्रफल पर आप बल लगा रहे थे उससे संबंध आपके पास बल ये है, और दाब निकालते हैं तो इस डी जो अल्पांश आपके पास क्षेत्रफल है उसको इस प्रकार विपरीत दिशा में ले जाइए या पक्षांतरण कीजिए तो क्या आएगा, डी एफ अपॉन डी ए इक्वल सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा 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 क्या है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हमें पता है एफ अपॉन ए क्या होता है, दाब का सूत्र होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या करता है, दाब को व्यक्त करता है। तो इसलिए अल्पांश के लिए हो गया तो क्या लिखेंगे, पी बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास विद्युत जो दाब होता है किसी चालक पर लगने वाला, उसका फॉर्मूला क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। इसी प्रकार एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अब कई बार क्या है, दाब सूत्र आपको जो पूछा जाता है वो किस प्रकार पूछा जाता है, देखिए एक तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। कई बार कह दिया जाता है कि किसी चालक के सतह पर लगने वाला जो दाब है वो ये सिद्ध कीजिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इसकी सहायता से ये जो आपके पास रूप है वो प्राप्त करना है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि किसको लुप्त करना है, एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, इसका अर्थ है यहाँ से सिग्मा को लुप्त करना है। और हमें पता है चूंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता सूत्र से ये चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या थी, तो क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता सूत्र से तो क्या निकाली थी हमने, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाली थी या नहीं निकाली थी, ठीक है ना। चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता गोलीय पक्ष पर ये प्राप्त हुई थी। यहाँ से सिग्मा की वैल्यू ज्ञात कीजिए, हमें ये फॉर्मूला प्राप्त करना है इसकी सहायता से, ठीक है ना। तो यहाँ से निकालिए तो सिग्मा का मान क्या आएगा, ई एप्सिलॉन नॉट। आगे नहीं आ गया, ये जो सिग्मा की वैल्यू प्राप्त हुई है वो यहाँ पर रखिए आप। तो P बराबर क्या प्राप्त होगा, देखो P बराबर सिग्मा की वैल्यू तो ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है ही, कोई दिक्कत नहीं है। एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो P बराबर क्या गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। हमें ये रूप चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट 1 रह गया और ई स्क्वायर है, तो आ गया नहीं आ गया। तो सिर्फ करना क्या है, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान आपके पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता से वो ज्ञात कीजिए। तो ई बराबर क्या होता है, गोलीय चालक स्तर के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ से हम सिग्मा की वैल्यू ज्ञात करते हैं और इस समीकरण में रख देते हैं, तो आपके पास P बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आवेशी चालक सतह पर बल एवं दाब ज्ञात किया जा सकता है। तो ध्यान रखना ये विद्युत दाब का सूत्र है, एक पृष्ठ तनाव से संबंधित होता है, ध्यान रखना 4T/R, जहाँ T क्या होता है, पृष्ठ तनाव, और R क्या होती है, जिस बूंद पर तनाव उत्पन्न हो रहा है या जिस वस्तु पर हो रहा है उसकी त्रिज्या, ठीक है ना। अब देखिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है अपना, किसी चालक पर, अगला टॉपिक है किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व या एकांक आयतन के लिए स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना, एकांक आयतन के लिए स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना। क्या कह रहा है, किसी चालक के लिए ऊर्जा घनत्व है। तो देखिए किसी भी चालक पर एकांक आयतन के लिए किया गया जो कार्य होता है तो क्या कहलाता है, ऊर्जा घनत्व कहलाता है, जिसे UV द्वारा करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, W/V, जहाँ W क्या है चालक पर किया गया कार्य, V क्या है चालक का आयतन।
ठीक है। तो इससे संबंधित आपको स्थिति ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है। तो मान लीजिए आपके पास स्मॉल आर दूरी का कोई स्मॉल आर त्रिज्या कोई चालक है, ठीक है। ये अब देखिए इसको संपीड़ित किया गया है डी आर दूरी तक। कितनी दूरी तक है? डी आर दूरी तक। ये जो आपके पास संपीड़ित करके इसको कम किया गया इसका आयतन तो डी आर, इसका अर्थ इसकी त्रिज्या क्या होती है? आर माइनस डी आर। तो इससे संबंधित आवेशित चालक है, तो पृष्ठ के अंदर आवेश दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आवेशित चालक है तो विद्युत दाब उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? विद्युत दाब। तो आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि आवेशित चालक के लिए विद्युत दाब का सूत्र क्या होता है? E बराबर, तो लिख देते हैं विद्युत दाब सूत्र से। आवेशित चालक के लिए, आवेशित चालक के लिए विद्युत दाब तो क्या होता है? P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या नहीं होता है? समीकरण नंबर 2 कि आपके पास आवेशित चालक के लिए दाब का सूत्र क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और एक दाब सूत्र से, तो दाब सूत्र क्या कहता है? दाब सूत्र से 11th क्लास में आपने देखा होगा दाब सूत्र क्या होता है? P बराबर F अपॉन E होता है, ठीक है ना। क्या होता है? P बराबर F अपॉन E। यहाँ से इस F क्या है? इस चालक पर लगने वाला बल। क्या आपने बल लगाया तो ये इस प्रकार संपीड़ित हो गया। तो इसको संपीड़ित करने के लिए क्या गया? कार्य ज्ञात करना है। तो पहले आपके पास बल तो होना चाहिए, तो F बराबर क्या जाएगा? P इंटू E, ठीक है। समीकरण नंबर 3 पहले बता देते हैं। ए क्या है? चालक का क्षेत्रफल। तो चूंकि चालक का क्षेत्रफल, तो बोलिए कोस का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। चालक का क्षेत्रफल ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए F बराबर P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर 3 P की जो वैल्यू दे रखी है विद्युत दाब के रूप में वो यहाँ पर रखी है। तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा? F बराबर P की वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। F की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई? यहाँ से 4 और 2 को कैंसिल मत करना, क्योंकि हमें आयतन के रूप में लेना है। और गोलीय चालक का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे हल आगे। तो ये समीकरण नंबर आ गया आपके पास 4। तो इस चालक पर लगने वाला बल आ गया, तो इस पर किया गया कार्य, तो इसको अल्पांश संपीड़ित किया गया है डी आर दूरी तक। तो किया गया कार्य, तो कार्य सूत्र से हम क्या लिख सकते हैं? कार्य सूत्र से कार्य भी क्या होगा? अल्पांश होगा। अल्पांश किया गया है, अल्पांश दूरी तक विस्थापित किया है, तो F इंटू डी आर, बल गुणा विस्थापन। तो आपके पास F की वैल्यू है या नहीं वो रख दीजिए। इसलिए डी डब्ल्यू बराबर F की वैल्यू क्या है? ये रही सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। संपूर्ण कार्य के लिए आपको पता क्या करना होगा? इसका समाकलन। तो पहले यहाँ तक देख लीजिए कि एकांक आयतन के लिए किया गया जो कार्य होता है वो चालक की क्या कहलाती है? ऊर्जा घनत्व कहलाता है, या एकांक आयतन के लिए स्थिति ऊर्जा कहलाती है, जिसे यूवी द्वारा व्यक्त करते हैं। तो डब्ल्यू अपॉन वी। डब्ल्यू क्या था? चालक पर किया गया कार्य, कि चालक को जितना संपीड़ित किया जाता है तो कुछ कार्य किया जाता है, तो उसको किसके द्वारा किया गया? डब्ल्यू। और वी क्या है? चालक का आयतन, ठीक है। आवेश चालक के लिए आवेश किया गया इसको, तो इससे समय विद्युत दाब उत्पन्न होगा, जिसका फॉर्मूला अभी आपने पीछे वाले टॉपिक में निकाला था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दाब सूत्र क्या कहता है? P बराबर क्या होता है? F अपॉन A। F की वैल्यू प्राप्त करते हैं P इंटू A। यहाँ A क्या है? चालक का क्षेत्रफल, और गोलीय कोश के रूप में है चालक, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो A की वैल्यू रख दी। P विद्युत दाब के रूप में आपके पास क्या था सूत्र? देखिए ये रहा समीकरण 2 में। तो P की वैल्यू रखते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर था। अब देखिए इसको संपीड़ित करने के लिए क्या गया कार्य निकालना है। तो डी आर दूरी तक आपने इसको विस्थापित किया है चालक को, तो इसके लिए क्या गया कार्य भी क्या होगा? अल्पांश होगा। डी डब्ल्यू बराबर F इंटू डी आर। तो F की वैल्यू रख देते हैं। संपूर्ण कार्य ज्ञात करना है तो किसके द्वारा प्राप्त करेंगे? समाकलन विधि द्वारा प्राप्त करेंगे। तो देखिए करते हैं।
संपूर्ण कार्य के लिए, संपूर्ण कार्य के लिए तो W बराबर डी डब्ल्यू। ठीक है, लिमिट होगी क्यों त्रिज्या फिक्स है इसकी यार, 0 से R ले सकते हो या डायरेक्ट समाकलन कर देना। डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आपके पास ये रही, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ साइन नोड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो किसके सापेक्ष समाकलन करोगे, तो संकारक डी जो है उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्मॉल आर। तो आर के पद के रूप में आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसके अलावा जो भी पद है समाकलन चिन्ह में वो क्या कहते हैं, नियत बाहर निकाल लीजिए। तो डब्ल्यू बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ साइन नोड इंटू 4 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर डी आर। इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, आपकी घात 3/3। तो डब्ल्यू बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ साइन नोड 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3। आगे नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये संपूर्ण किया गया कार्य आपके पास प्राप्त हो गया। ठीक है, चूंकि चालक का आयतन, तो चालक का आयतन तो v बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो चालक का आयतन ये होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब के स्थान क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। इसलिए W बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ साइन नोड इंटू v। ठीक है, ये समीकरण आपके पास आ गई 5। अब समीकरण 1 में W की वैल्यू रख दीजिए। तो समीकरण 1 जो आपके पास है उसमें वैल्यू रखते हैं, देखिए क्या आएगी, तो समीकरण 1 में 5 से, समीकरण 1 में समीकरण 5 से तो देखिए u v बराबर, तो क्या थी W अपॉन v, तो W वैल्यू रखो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ साइन नोड इंटू v अपॉन में क्या था v से v कैंसिल, u v बराबर क्या गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ साइन नोड। अर्थात एकांक आयतन के जो स्थिति ऊर्जा उत्पन्न होती है वो विद्युत दाब के तुल्य होती है। कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, समाकलन करके संपूर्ण कार्य ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना, तो आराम से समझ आ गया होगा शायद। ठीक है, आज के लिए इस अध्याय में इतना काफ़ी है। अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, गुड बाय।